नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 29 अगस्त को मना राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद की होती है जयंती। मैजिशियन ऑफ द हॉकी के नाम से थे प्रसिद्ध। जन धन योजना ने पूरे किए 10 साल, वित्तीय समावेशन था मकसद। जनधन खातों की संख्या में यूपी है नंबर 1। और रिलायंस की एजीएम में हुई कई घोषणाएं। भारत में लगेगी पहली सोलर गीगा फैक्ट्री। सौर ऊर्जा की तमाम संभावनाएं भारत में मौजूद। आइए शुरू करें। भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद जीवन में खेलों की महत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही यह दिन भारत के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 को जन्म लेने वाले मेजर ध्यानचंद को द विजार्ड और मैजिशियन ऑफ द हॉकी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारत को हॉकी ओलंपिक में 1928, 1932 और 1936 में 3 बार गोल्ड मेडल दिलवाया। भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद को ऑनर करने के मकसद से ही 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया था। दरअसल देश के बेहतरीन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के मकसद से सरकार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करती है। ये अवार्ड्स 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। इनमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद अवार्ड और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। साल 2004 से इन पुरस्कारों के साथ तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड को भी शामिल किया गया है। अब एक बात ध्यान रखिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। 2021 तक खेल रत्न पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता था। इस तरह अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर 2 अवार्ड्स हैं, लेकिन कैटेगरी अलग अलग है। आइए समझते हैं इन अवार्ड्स की कैटेगरी को। खेल रत्न सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991-92 में। यह अवार्ड खेलों में 4 साल और उससे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। पिस्टल शूटर अभिनव बिंद्रा इस अवार्ड को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी इस अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। 1961 में गठित अर्जुन अवार्ड 4 सालों तक लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। पहला अर्जुन अवार्ड 1961 में 20 खिलाड़ियों को दिया गया, लेकिन सबसे पहले इसे फुटबॉल खिलाड़ी पीके बैनर्जी को दिया गया था। हॉकी खिलाड़ी अन्ना लम्सडेन अर्जुन अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। वहीं द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से शुरू हुआ। यह स्पोर्ट्स कोचेज यानी खेल गुरुओं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। रेसलिंग कोच भालचंद्र भास्कर भागवत, बॉक्सिंग मेंटोर ओम प्रकाश भारद्वाज और एथलेटिक्स कोच ओम नंबियार द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले खेल गुरु थे। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला खेल गुरु रेणु कोहली थीं, जबकि मेजर ध्यानचंद अवार्ड एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। 2002 से यह अवार्ड खेलों में व्यक्तिगत क्षमता में दिए गए योगदान के लिए दिया जाता है। इस कैटेगरी में पहला अवार्ड बॉक्सिंग प्लेयर शाहूराज बिराजदार, हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवान और बास्केटबॉल प्लेयर अपर्णा घोष को दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी बीते 1 साल में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में बेहतर प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी या संस्था को दी जाती है। 1956-57 में पहली माका ट्रॉफी बॉम्बे यूनिवर्सिटी को दी गई थी। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार निजी और सार्वजनिक संस्थाओं को बीते 3 सालों में खेलों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और विकास कार्यों के लिए दिया जाता है। भारत सरकार की फ्लैगशिप जन धन योजना ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। वित्तीय समावेशन के मकसद से लॉन्च की गई इस योजना ने महिलाओं, युवाओं और वंचित तबके को गरिमापूर्ण जीवन देने में अहम भूमिका निभाई। 28 अगस्त 2014 को इस योजना को वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के तौर पर लॉन्च किया गया था। पिछले 1 दशक में इस योजना के तहत 53.13 करोड़ जनधन अकाउंट लॉन्च किए गए। इनमें से 29.56 करोड़ अकाउंट महिलाओं के हैं। इस योजना का प्राथमिक मकसद था कि ऐसे लोग जो अनबैंक्ड हैं या जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उनका एक बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन किया जाए। इन अकाउंट्स में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं होती, जबकि ब्याज रेगुलर अकाउंट की तरह ही मिलता है। जनधन अकाउंट होल्डर्स को रुपे डेबिट कार्ड्स दिए जाते हैं। साथ ही अकाउंट होल्डर्स को इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। शुरुआत में इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपए तक था, जिसे 2018 में बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। साथ ही इसमें 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी गई है।
मतलब है कि आपके अकाउंट में बैलेंस कम होने के बावजूद भी आप खाते से 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। जन धन योजना के खातों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है। इसके बाद आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फिर रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का नंबर आता है। वहीं राज्यों के स्तर पर खातों के खुलने की बात करें तो सबसे ज्यादा जनधन खाते यूपी में खोले गए। वजह हो सकती है जनसंख्या। दरअसल जनसंख्या के लिहाज से यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वहीं सबसे कम खाते लक्षद्वीप में खोले गए। यूपीए सरकार ने भी अपने कार्यकाल में इस तरह की योजना लॉन्च की थी। उसका नाम था नो फ्रिल्स अकाउंट। इसमें उन लोगों के अकाउंट ओपन किए जाते थे जिनका पहले से अकाउंट नहीं है, लेकिन इस योजना को ज्यादा हाइप नहीं मिल पाई। यूपीए सरकार आलोचना में कहती है कि इस यूपीए की योजना को नाम बदलकर लॉन्च किया गया है। आइए अब बात करते हैं इस योजना के प्रभाव की। इस योजना ने देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर बड़ा असर डाला। पहला प्रभाव बैंकिंग अवसंरचना पर देखने को मिला। बड़ी संख्या में खोले गए अकाउंट्स के लिए बैंक्स की सर्विसेज की मांग में भी वृद्धि हुई, जिसके चलते कमर्शियल बैंक्स ने बैंकिंग अवसंरचना में निवेश किया। देश में 2013 के मुकाबले कमर्शियल बैंक्स की ब्रांचेज में 46% की वृद्धि हुई है। दूसरा प्रभाव लोगों तक सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों की पहुंच है। इन खातों के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों के खाते में सीधा पैसा पहुंचा, जिसने भ्रष्टाचार पर लगाम कसने का काम किया। एक तीसरा प्रभाव लोगों तक डिजिटल पेमेंट्स के साधन की पहुंच सुनिश्चित हुई है। बिना बैंक अकाउंट के यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम कैसे काम करते हैं। साथ ही बैंकिंग सिस्टम में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं, मगर क्या प्रीलिम्स एग्जाम के मुश्किल सवालों से घबराते हैं? इसका मतलब है कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में नहीं जानते। देखिए, 31 अगस्त से शुरू हो रहे इस बैच में आपको 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट करने वाले 37 साप्ताहिक टेस्ट तो मिल ही रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी खुशी के तौर पर मिल रही है हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि। टेस्ट शुरू हो रहा है इसी 8 सितंबर से हर रविवार, जो चलेगा 18 मई 2025 तक। रिजल्ट का ऐलान टेस्ट के ही दिन शाम तक कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए। हाँ, एक बात और, इस समय स्टडी IQ पर चल रही है ग्रेट लर्निंग डेज सेल, जिसका लाभ उठाते हुए आप इस कोर्स को मात्र 23,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये छूट मात्र 31 अगस्त तक की है। अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। रिलायंस कंपनी की 47वीं AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित हुई है और इस दौरान कंपनी ने इस साल भारत की पहली सोलर गीगा फैक्ट्री के निर्माण की बात कही है। सोलर गीगा फैक्ट्री में PV मॉड्यूल्स, सोलर सेल्स, वेफर्स, पॉलीसिलिकॉन और ग्लास का निर्माण एक सिंगल लोकेशन पर किया जाएगा। ये PV मॉड्यूल्स ही सनलाइट यानी सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत में बदलते हैं। हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, लेकिन कई बार चिंता जाहिर की जाती है कि PV मॉड्यूल से प्रदूषण ना हो। तो आपको बता दें कि PV मॉड्यूल्स 25 साल से ज्यादा तक टिक जाते हैं। साथ ही इन्हें बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें रिसाइकल मटेरियल की भूमिका बड़ी है। इसलिए सोलर पैनल्स का कार्बन फुटप्रिंट अन्य तकनीकों के मुकाबले कम है। सोलर पैनल्स आमतौर पर सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। इन्हें एक मेटल पैनल फ्रेम में ग्लास सीलिंग के साथ इंस्टॉल किया जाता है। आपने अपने आसपास सोलर पैनल्स लगे देखे होंगे। एक बार उन्हें इमेजिन कीजिए या फिर स्क्रीन पर आ रही तस्वीर को देखिए। इन सोलर पैनल्स को धूप में रखा जाता है, जहां पर इन्हें मिलते हैं फोटॉन्स ऑफ सनलाइट, जिससे ये रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स से उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये फोटोवोल्टेइक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, जो कि डीसी यानी डायरेक्ट करंट होता है। इसे ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC में बदला जाता है। AC ही वो करंट है जिसका इस्तेमाल घरों में किया जाता है। आपको बता दें कि सौर ऊर्जा पृथ्वी पर मौजूद ऊर्जा का सबसे स्वच्छ और ज्यादा मात्रा वाला संसाधन है। सौर ऊर्जा की जितनी मात्रा पृथ्वी पर 1 घंटे में पहुंचती है, उतनी मात्रा की जरूरत सभी मानवीय गतिविधियों के लिए 1 साल में होती है। भारत में साल भर में तकरीबन 300 दिन सनी डेज यानी खिली हुई धूप वाले होते हैं। हर दिन प्रति वर्ग किलोमीटर पर 4 से 7 किलोवाट प्रति घंटे सूर्यातप हासिल होता है। यदि इस ऊर्जा का एफिशिएंटली दोहन किया जाए तो भारत की ऊर्जा जरूरतों से आसानी से निपटा जा सकता है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन की चिंता भी नहीं करनी होगी। सोशल मीडिया को टाइम वेस्ट बताने वाली बातें अब रद्दी होने वाली हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वैश्विक स्तर पर मिल रहे रिकॉग्निशन के अलावा अब पॉलिसी मेकर्स भी इनकी महत्ता समझ रहे हैं।
कुछ समय पहले केंद्र के स्तर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड्स दिए गए थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है और इस पॉलिसी के मुताबिक यूपी सरकार की योजनाओं, पहलों और नीतियों को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान किया जाएगा। हालांकि सरकार की इस पॉलिसी की कई धड़ों में खूब आलोचना हो रही है। आलोचकों के मुताबिक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के बढ़ने के चलते सरकार पैसे देकर सोशल मीडिया की वेब को अपने फेवर में करना चाहती है। सोशल मीडिया पॉलिसी में इन्फ्लुएंसर्स को कैटेगराइज किया जाएगा। साथ ही एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए 5, 4, 3 और 2 लाख रुपए पेमेंट तय की गई है। वहीं यूट्यूब पर शॉर्ट्स और पॉडकास्ट जैसे वीडियोस के लिए 8, 7, 6 और 4 लाख रुपए तक की सीमा तय की गई है। यह पेमेंट सब्सक्राइबर्स बेस और वीडियो ड्यूरेशन के आधार पर की जाएगी। इस पॉलिसी में कुछ रेगुलेशंस, गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इसके मुताबिक एंटी नेशनल कंटेंट को एक गंभीर अपराध माना गया है। इसके लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अपमानजनक और अश्लील कंटेंट के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे, और आज का टर्म ऑफ द डे है टेलरिज्म। यह साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक थियरी है जिसे फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने दिया था। उन्हीं के नाम पर इस थियरी को टेलरिज्म कहते हैं। इसमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर उत्पादन की प्रोसेस में साइंटिफिक तरीकों का उपयोग करने पर जोर दिया जाता है। इसका मकसद था काम को बेहतर तरीके से और कम समय में किया जाए। इसके लिए किसी बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़ा जाता है, फिर ये छोटे छोटे टास्क अलग अलग लोगों द्वारा किए जाते हैं, जिससे काम कम वक्त में और बेहतर स्पेशलाइजेशन के साथ हो जाता है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस वर्ष एक दुर्लभ मच्छर जनित वायरस से मृत्यु रिकॉर्ड की गई है। इस वायरस को आधिकारिक तौर पर ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस EEEV कहा जाता है। इसे ट्रिपल ई के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अत्यंत दुर्लभ लेकिन गंभीर और घातक संक्रमण है। इसे पहली बार 1938 में मैसेच्यूसेट्स के घोड़ों में पाया गया था। इससे मस्तिष्क में सूजन या फिर इंसेफेलाइटिस हो जाता है। EEE स्तनधारियों, पक्षियों सहित कई प्रकार के जानवरों को संक्रमित कर सकता है। पक्षियों में यह संक्रमण लक्षणहीन होता है, लेकिन घोड़ों के लिए यह घातक हो सकता है। ट्रिपल ई का सबसे आम वाहक ब्लैक टेल्ड मॉस्किटो है। संक्रमण को रोकने के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है तथा EEE रोग के लिए कोई विशिष्ट उपचार भी उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष योजना का दायरा बढ़ाने को मंजूरी दी। इसके पीछे मकसद देश में कृषि संबंधी बुनियादी ढांचा सुविधाओं को मजबूत करना है। कृषि अवसंरचना कोष को 2020 में शुरू किया गया था। यह फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए शुरू की गई एक वित्त पोषण सुविधा है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जाते हैं और 2032-33 तक ब्याज के रूप में आर्थिक सहायता और क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाएगी। पैरालंपिक खेल 2024 की शुरुआत हुई। इनका आयोजन पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितंबर तक किया जाएगा। यह फ्रांस का पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक है। इससे पहले 1992 के शीतकालीन पैरालंपिक फ्रांस के टिग्नेस और अल्बर्टविले में आयोजित किए गए थे। इस बार के पैरालंपिक में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दल शामिल होगा, जिसमें 84 भारतीय पैरा एथलीट हिस्सा लेंगे, जो पैरालंपिक गेम्स 2024 में 22 खेलों में से 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में भारत की तरफ से 54 एथलीट का दल गया था, जिन्होंने कुल 19 मेडल्स जीते थे। इनमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं और यह भारत का अब तक का सबसे सफल पैरालंपिक इवेंट रहा है। अमेरिकी और चीनी वैज्ञानिकों की एक टीम ने तिब्बत के गुलिया ग्लेशियर में वायरस की खोज की। दरअसल वैज्ञानिकों ने तिब्बत के ग्लेशियर से बर्फ के कुछ टुकड़े निकाले। यह बर्फ के टुकड़े पिछली जलवायु स्थितियों को रिकॉर्ड करने वाले टाइम कैप्सूल के रूप में काम करते हैं। इन बर्फ के टुकड़ों का विश्लेषण करके माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने लगभग 1705 वायरस प्रजातियों की पहचान की, जिनमें से लगभग 3/4 के बारे में विज्ञान को पहले कोई जानकारी नहीं थी। इनमें से कुछ वायरस लगभग 41,000 साल पुराने हैं। हालांकि खोजे गए लगभग सभी वायरस प्रोकैरियोट्स के वायरस से संबंधित हैं। मनुष्यों, जानवरों या यहां तक कि पौधों को भी इनसे संक्रमण का खतरा नहीं है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन भारत के किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर, बिशन सिंह बेदी या फिर सुखबीर सिंह गिल। अगला प्रश्न है, जन धन योजना किस मकसद से लॉन्च की गई थी? वित्तीय समावेशन, पंचायतों को फंडिंग मुहैया कराने से, साक्षरता में वृद्धि या फिर सामाजिक समानता।
आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया? अमित शाह, जय शाह, नीता अंबानी या फिर अंजू बॉबी जॉर्ज? और सही जवाब है विकल्प बी, जय शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट लागू किया गया है? यूएसए, चीन, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? और सही जवाब है विकल्प डी, ऑस्ट्रेलिया। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।